हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि मेरे को ये टॉपिक आता है, राष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चन मुझे पता है, तो आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और ट्राई करके देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इन सभी क्वेश्चंस में से। ठीक है। और देखिए, दोपहर के 1 बजे वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें रेलवे का जीके खजाना मैं कवर करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है गाइस। अगर आप ये सारी वीडियोज़ देख लेते हैं तो 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। ठीक है ना। तो एक भी दिन की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिए। और रोज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दिया करें। बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, फिर नहीं करना चाहते, मेरे को नहीं पता। बट आपको वीडियो को शेयर करना है अपने हर एक उस फ्रेंड को जो चाहता है कि आप चाहते हो वो भी हमारे साथ में सिलेक्शन ले। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। ठीक है। अपने ग्रुप में, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, उनमें जरूर शेयर कर दिया करें। देखिए, जब तक आप दूसरे को शेयर नहीं करेंगे तो दूसरा भी तो आपके पास कुछ शेयर नहीं करेगा ना अच्छी चीज़ें। तो जरूर शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद यानी कि बाबू राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962 तक, 1952 से 1962 तक ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। जबकि एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक ही उपराष्ट्रपति रहे हैं, निर्विरोध यानी कि बिना किसी विरोध के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कौन रहे हैं उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक? एस राधाकृष्णन। ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था? सही आंसर बिल्कुल दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कब चुने गए थे दोस्तों? 1977 में। तो याद रखिएगा, 1977 में ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी, बस आप पूरा एंड तक देख लेना, मिस मत करिएगा किसी भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? तो सही आंसर क्या रहेगा? अरे वाह, बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो ये आप सभी को पता होगा, मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 को चुने गए थे। यानी कि कब चुने गए थे? 2002 में। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि ईयर भी याद रख सकते हैं। और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में। तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अनुच्छेद 71 यानी कि आर्टिकल 71 के तहत उच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार है कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है, पर किसी चुनाव से संबंधित विवाद चुनाव संपन्न होने के बाद ही उच्चतम न्यायालय सुन सकता है। यानी कि जब वो चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद ही। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ? जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति भवन का निर्माण सन 1912 में किया गया और यह बनकर तैयार हुआ 1924 में। और ये यहाँ पे ना तो 1912 है ना 1924 है, तो बनकर तैयार कब हुआ था? 1924 में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, 1924 आपको अलग से आंसर चूज करना होगा। ठीक है। तो राइट आंसर इज 1924 में। तो राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ? 1924 में। समझ गए सभी?
चलिए, किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। तो देखिए, किसी व्यक्ति को अगर फांसी तक की सजा दी गई होगी तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय द्वारा दी गई अपराध की सजा कम कर सकता है या पूर्ण क्षमा कर सकता है, या किसी को दी गई उम्र कैद की सजा को कम या माफ कर सकता है, तथा किसी को दी गई फांसी की सजा को भी माफ या बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बहुत बड़ी पावर है जो कि केवल राष्ट्रपति जी को ही मिली है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ गाइस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है कि किस चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने रेलवे की तैयारी करनी है और रेलवे गोल आपने सेलेक्ट कर लिया उस ऐप में, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, 3, 6, 12 मंथ का आपने कोर्स ले लिया, यानी कि वो भी सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके पास जो ये पेज आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा होगा एंटर रेफरल कोड। इस एंटर रेफरल कोड में आपको सौरभ 11 का यूज करना होगा। ये एक डिस्काउंट कोड है। जब आप इसको फिल करते हैं, अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है गाइस। ठीक है, तो आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी कोर्स में, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका यूपीएससी भी हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। किसी को भी कोई कोर्स लेना होगा तो कोड यूज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? फटाफट सही आंसर बताइए। बिल्कुल, भारत का राष्ट्रपति इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति संघीय सरकार के स्तर पर सभी राजपत्रित अधिकारियों को पद धारण कराता है, उन्हें पद से हटा भी सकता है, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? दोस्तों सही आंसर रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की एवं तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करता है, लेकिन वह लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, समझ गए आप? तीनों सेनाओं के प्रमुख की भी नियुक्ति करता है, और आपका न्यायाधीश जो आपका सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी भी, और जितने भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, उनके भी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है? सॉरी गाइस, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको। देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और जितने भी दूसरे न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? बिल्कुल, लोकसभा का अध्यक्ष ये हो ही चुका है ना। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा 6 माह। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए सांसद को क्या समय सीमा दी गई है? बिल्कुल, ये भी 6 महीने दी गई है, तो सही आंसर रहेगा 6 माह। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल समाप्त किए? शुरू में मैंने बता दिया था आपको, एस राधाकृष्णन इसका सही आंसर रहेगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के बिना चुनाव के चुने गए थे, 1962 से 52 से 62 तक, और उनके बाद लगातार 2 बार चुनने वाले जो राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति है वो
अंसारी है, ठीक है, हामिद अंसारी है, जो कि 2007 से 2017 तक अपने पद पर रहे थे। उपराष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा सारी चीज़ों में। निम्न में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन है? बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है। देखिए प्रथम नागरिक कौन होता है, मुझे लगता है सभी जानते होंगे, तो भारत का राष्ट्रपति है प्रथम नागरिक। इन्हें पूछो द्वितीय नागरिक, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रधानमंत्री लगा देते हैं, बट द्वितीय नागरिक, भारत का द्वितीय नागरिक कौन है? उपराष्ट्रपति है। ठीक है इस तो इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में बन जाते हैं रेलवे में, जिनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? बिल्कुल सांसद के सदस्यों द्वारा, तो सही आंसर आप ऑप्शन ए चूज करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अनुच्छेद 66 के तहत हमारे संविधान में प्रावधान है, इन चुनाव में मतदाता संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल रहेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, निर्वाचित भी रहेंगे और जिनको जो राष्ट्रपति है नॉमिनेट करता है वो भी इसमें रहेंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि जो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो 2 एंग्लो इंडियन और 12 होते हैं, वो उनको नहीं शामिल किया जाता है इलेक्शन में। ठीक है, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों? बिल्कुल यार, राज्यसभा का होता है ना, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा और वह सांसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यह भी ध्यान रखना है भाई, उपराष्ट्रपति खालिस्तान होता है। बिल्कुल, ये अभी जो मैंने बताया आपको, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है और संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 18वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? बिल्कुल भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 324 में निहित भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदीय और राज्य विधानमंडल चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? बिल्कुल देखिए, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इलेक्टेड सदस्य ही इसमें भाग लेंगे, जो जिनको राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेट करता है वो इसमें सदस्य नहीं लेंगे, वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है ना, चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए? बिल्कुल 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 54 में होता है, 54 में, और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकीर्णीय मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। इसमें किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए 50% से अधिक
और कुल मतों का बहुमत लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो भाई कोई भी फिक्स आयु नहीं है, यानी कि हमारे संविधान में कहीं पे भी राष्ट्रपति पद के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मैक्सिमम सीमा, ठीक है ना। तो ये आपका याद रखना है। अगर न्यूनतम सीमा की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है, बट मैक्सिमम का कोई भी डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, कोई आयु सीमा नहीं। भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? चलिए इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जिसका सही होगा मैं लाइक कर दूंगा, और अगर इनमें से ऑप्शन में से नहीं है तो वो भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? ऑब्वियसली बात है, उपराष्ट्रपति को देगा, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है, यानी कि अगर राष्ट्रपति पद के मतलब भरने के लिए मिनिमम कितने दिन खाली रह सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोनों सदनों की बात की जा रही है, तो दोनों सदनों के मिला के दोस्तों कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संसद के कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें 12 सदस्य तो राज्यसभा में, और जिनमें 12 सदस्य कौन कौन होंगे? जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र में कोई एक स्पेशल योगदान उनका रहा होगा, ख्याति प्राप्त होंगे, ये हम बोल सकते हैं। और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है, जिनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों, तो सही आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, ये यूएसए से लिया गया है दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रोसेस है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग की व्याख्यात है। यह महाअभियोग यानी कि जो इम्पीचमेंट है की प्रक्रिया भारत संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का आरंभ संसद के किसी भी सदन से आरंभ किया जा सकता है, यानी कि जो इम्पीचमेंट बिल है, जो प्रोसेस है, वो हम किसी भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों से शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर केवल संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाअभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। यानी कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तो उस पे ही इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया जा सकता है। जिस सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का आरोप पत्र पर हस्ताक्षर होना चाहिए। जो आरोप पत्र होगा, ठीक है, कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं राष्ट्रपति, उस पे उस सदन के 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, राष्ट्रपति को 14 डेज पहले ही मतलब एक सूचना देनी होगी कि हम ये बिल लेके आ रहे हैं, और फिर उसी सदन में 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित होना आवश्यक है। और इसके बाद दूसरा सदन इस संकल्प की जांच करता है, और संतुष्टि होने पर यदि 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो उसी दिन राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो मैंने बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों सांसद इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि सांसद में कौन कौन आता है? सांसद में आपका राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति भी आता है। अगर राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तो राज्यसभा और लोकसभा में बिल लेके आया जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल 35 वर्ष। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी आपको अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा सदस्य चुने जाने की जितनी भी योग्यताएं हैं वो सारी फुलफिल करना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है, और वह 2-3 चीज़ें और होती है। वह पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर मतलब वो उसको कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करता हो। ठीक है ना, कोई भी ऐसा कोई बिजनेस नहीं हो जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा हो। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो ये तो अभी हो चुका है, कोई सीमा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? उपराष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति की केवल दोस्तों राज्यसभा ही कर सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही प्रारंभ होती है। अनुच्छेद आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण मिलता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत अर्थात प्रभावी बहुमत लाने के बाद इस संकलन को लोकसभा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने से 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना आवश्यक है।